दर्शकों, स्वागत है आपका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। आज हमारे साथ है फिल्म और टीवी जगत के जाने माने कलाकार मिस्टर अखिल मिश्रा जी। अखिल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार। नमस्कार। सर, अभी जो खुशी है कि आप जी आप कुछ कह रहे थे। खुशी हुई है कि आपने मुझे इनवाइट किया, हालांकि आपने पहले भी कहा था मुझसे, लेकिन वजहों से मैं नहीं कर पाया। जब होते ना कि जब पहुंचे, जब हम मिले, यही तभी लिखा था। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि अभी जो हमने आपकी शो रील देखी, आपने काफी वर्सेटाइल रोल किए हैं, थिएटर से लेके फिल्मों तक और टीवी सीरियल्स भी। तो हम आपसे थोड़ी बहुत आपसे पैशन जर्नी आपकी जानना चाहेंगे कि ये एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। एक्टिंग मेरी बहुत पहले हो गई थी। 1975 मैंने स्टेज पे कदम रखा था। ओके। तो हाँ, कितने साल हो गए? 25, 30, 45, 46। हाँ, मुझे अभी तक याद है। 26 मार्च 1975 को पहली बार स्टेज पे मैंने बैक स्टेज किया था। मेरा ओके। काम था, हाँ, बैक स्टेज बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग काम था कि वो स्टेज पे कुछ कटआउट लगे हुए थे स्टेज के ऊपर, और वो जी। जो कर्टन होता है उसके पीछे से उनको पकड़ के रखना पड़ता था ताकि वो गिर न पड़े। अच्छा। वहाँ से ये एंट्री शुरू किया। वहां से शुरू किया और उसके बाद में फिर हमारा छोटा सा बड़ा बड़ा अच्छा सा ग्रुप था। तो उसमें फिर कुछ शॉर्ट प्लेस किए गए। तो शॉर्ट प्लेस में मुझे एक रोल दिया गया एक शॉर्ट प्ले में। तो जब मैं उसमें करने लगा तो दूसरा एक प्ले का दूसरे प्ले का डायरेक्टर था, उसने कहा मेरे प्ले में। ऐसे करते करते मैं चारों में मुझे रोल दे दिया गया। तो सारे ग्रुप वाले बोले यार इसको तो चारों में ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हो गया। तो चारों तो वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ करता रहा मैं 76 तक। फिर 76 की में या 77 में मैं मुंबई आ गया। ओके। मुंबई में आके भी फिर मैं एक फिल्म एक्टिंग एक्टिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैंने शुरुआत की एक्टिंग सीखने की। मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा आया नहीं वहाँ पे। तो वहीं के जो जो स्टूडेंट्स थे उनको लेकर के मैंने एक एक प्ले करना शुरू कर दिया। अच्छा। और वो जब मैंने प्ले किया तो मेरे टीचर जो थे वो बड़े इम्प्रेस हो गए। तो उन्होंने मुझे उसी इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सिखाने के लिए है। वाह। फिर मैं एक्टिंग टीचर हो गया। अब वो एक्टिंग तो मुझे क्या आती थी, मैं तो बहुत कम थी, मेरी उम्र 19 साल मेरी उम्र थी उस वक्त। अच्छा। लेकिन ये है कि जब मैंने एक्टिंग सिखानी शुरू की अपने स्टूडेंट्स को, तो मैंने एक्टिंग वाकई में सीखनी शुरू की। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट से ये कहता था कि जो कुछ भी मैं आपसे बात करता हूँ, जो कुछ भी मैं आपको जो कहता हूँ, तो आप पूछा करो मुझसे कि मैं ऐसा करने के लिए आपसे क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो टीचर थे वो जब एक्सरसाइजेस वगैरह कराते थे तो वो ये नहीं बताते थे कि ये किस लिए करनी है। तो मेरे अंदर ही रहता था यार ये तो बताते नहीं है कि एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हैं।
राइट। तो मैं खुद ही स्टार्ट करता था, अच्छा इसलिए ये करवाते होंगे, इसलिए करवाते। तो जब स्टूडेंट्स आए तो मैंने उनसे पहली बात ये की कि उनको एक्सरसाइज देता था मैं, उसके बाद वो सब कर लेते थे। तो उसके बाद मैं उनको पूछता था कि सबने कर तो लिया, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि आपने एक्सरसाइज करवाई क्यों नहीं मुझसे। राइट। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपसे ये एक्सरसाइज क्यों कराई गई है, तो आपको उसका सही फायदा नहीं मिलेगा। आप तो कर लेंगे, आपने जैसे रटना होता है रट लिया तोते की तरह से, लेकिन सही बात। इनसाइट कहाँ से जाएगा, अंदर भी तो जाना चाहिए। एक्टिंग एक्चुअली केवल दिमाग से नहीं होती, दिल से होती। करेक्ट। तब फिर वहाँ उनको सिखाते सिखाते मैंने सीखना शुरू किया। और लकीली 1978 में शशि कपूर जी जो थे, जी वो और उनकी वाइफ जेनिफर जी, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर थिएटर का एक कंस्ट्रक्शन करा, पृथ्वी थिएटर। जी। तो जी हिंदी प्लेस मुंबई, हाँ जी, मुंबई में तो होते नहीं थे कहीं पे भी। वो तो कहीं हिंदी प्रदेशों में भी हिंदी थिएटर बहुत कम होता है, केवल दिल्ली में होते हैं। बहुत मुश्किल से हिंदी थिएटर होता है। लेकिन पृथ्वी थिएटर 1978 में शुरू हुआ, तो फिर वहां पे मैंने पदार्पण किया। ओके। तो वहां से फिर मेरी थिएटर की जर्नी स्टार्ट हुई। ये मिनी थिएटर किया। तो पहले लेकिन ग्रुप में मेरे 3 लोग थे, बढ़ते बढ़ते 42 लोग हो गए। वाओ ग्रेट। तो लेकिन हाँ, मतलब आपको क्या बचपन में भी शौक था कि एक्टिंग करना है? लाइक बचपन में हम सोच रहे थे मुझे ये बनना है वो बनना है, तब आपने क्या सोचा था? बचपन में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, बचपन में बिल्कुल नहीं। मुझे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या क्या बनूंगा। लेकिन ये है, मैं जब आप अपना बचपना याद करते हैं, जो पीछे घूम के देखते हैं, उस वक्त जब हो रहा होता है तो आपको पता नहीं चलता है, नहीं पता हालांकि चलता। होना चाहिए। जी। अब मैं इतना कॉन्शियस हूँ एक्टिंग जानने की, बहुत जितनी भी मैं जानता हूँ, कि हर वक्त मैं कॉन्शियस रहता हूँ और मुझे पता रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या। क्योंकि यही सब चीजें जो है वो एक्टिंग में काम आता है। अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मुझे पता कि मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता राइट। हूँ। तो ये लेवल मेरा आ गया है। लेकिन बचपन में क्या करता था, कब मेरे दिमाग में आया मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी मैं याद करता हूँ तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आज जो चीज एक्टिंग जो थोड़ी बहुत मैं सीखी, उसमें जो कॉन्शियसली जो मैंने सीखा कि हर चीज कॉन्शियसली करना चाहिए, वो मैं अनजाने में किया करता था। जैसे ओके। स्कूल से आ रहा हूँ, हाँ। स्कूल से आ रहा हूँ तो गाय को देखता था तो खड़ा हो जाता था, तो उसको देखता रहता था, अच्छा ये दुम हिला रही है, ये दुगाली कर रही है। फिर मैं सोचने लगता था कि ये इसके मन में क्या चल रहा होगा, ये क्या सोच रही होगी, इसके सामने ये कुत्ता खड़ा हुआ है, ये इसको देख करके ये क्या सोचता होगा कि ये इतनी ऊंची क्यों है, और ये गाय इसको देख के क्या सोचती होगी, ये क्या यार ये नाली में मुंह डाल देता है। मतलब इस तरह के ख्याल मुझे आया करते थे। या सड़क पे कोई कार से जा रहा है तो उस कार की फीलिंग आती है, उस आदमी की जगह मैं बैठा हुआ हूँ तो कैसा फील हो रहा होगा उस आदमी को। राइट। या कोई सड़क के किनारे कोई साइकिल वाले की दुकान है तो उसको खड़े होके देखा करता था कि ये आदमी ये फटी हुई बनियान पहने हुए है, एक जांघिया पहना हुआ है, ये साइकिल का ये ठीक कर रहा है, इसके माथे से पसीना टपक रहा है, कितनी धूप लग रही है, इसको कैसा फील होता होगा, इसने खाना खाया है कि नहीं। तो ये सब मैं उस याद करता हूँ तो वो मेरे अंदर याद राइट। आता है कि मैं उस सबको एब्जॉर्ब करता रहता था। तो हाँ। शायद जिस वक्त मुझे मौका मिला तो बिना जाने जाने वो जो इतना सब कुछ इकट्ठा होता रहा मेरे मन में, वो मैं उसको व्यक्त कर पाया, मैनिफेस्ट कर पाया, जो भी रोल्स मुझे 3-4 मिले थे।
ये आपने सही कहा कि ऑब्जर्वेंस जो हम लोग होता है ना, एक एक्टर की जो एक क्वालिटी होती है कि ऑब्जर्वेंस बहुत जरूरी है। तो आपको बचपन से। ऑब्जर्वेशन और उसके साथ में इमेजिनेशन भी साथ साथ चलती रहती थी कि ये जी। गाय इस कुत्ते के बारे में क्या सोच रही है क्या और ये सोचते हैं? कुत्ता इस गाय के बारे में क्या सोच रहा है, और मैं खड़ा होकर के उल्लू की तरह से गाय और कुत्ते के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ और क्या क्या सोच रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन प्लस इमेजिनेशन, मतलब मेरी दुम भी हिलने लगती उस गाय की तरह, और उस कुत्ते की तरह मेरे दांत भी निकलने लगते थे कि क्यों निकाल रहा है। तो मैं वो करने भी लगता था खड़ा होकर के। शर्मीला था लेकिन मैं मन में सब किया करता, तो मेरी एक्सरसाइज शायद उसी टाइम पे चालू होगी। तो सर आपका ये आपने कहा कि जैसे आप एक्टिंग सिखाते थे, तो जो एक स्टेटमेंट कहा जाता है ना कि एक्टर्स आर बॉर्न नॉट ट्रेन, तो आपका क्या ख्याल है, एक्टर्स बॉर्न होते हैं कि ट्रेन किए जाते हैं? एक्टिंग देखिए वो एक बड़े, किसी ने कहा है, किसने कहा है मुझे ये तो नहीं पता है, क्योंकि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, हम्म। लेकिन एक्टिंग सीखी जरूर जा सकती। राइट। लेकिन ये बात केवल एक्टिंग की नहीं है, ये हर हर फील्ड में है। फील्ड में। कोई भी टीचर कितना भी अच्छा हो, हम्म। वो आपको कुछ सिखा नहीं सकता है जब तक में सीखने की मात्रा ना हो, आप में सीखने की लगन नहीं। तो ये है कि आप एक्टर बॉर्न भी हो सकते हैं, लेकिन एक्टिंग सीखी भी जा सकती है। ऐसा ना मैं बॉर्न ऑन एक्टर नहीं था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो मैंने बहुत सीखी है, अपने आप को सिखाई बहुत है, अपने आप अच्छा। को सिखाई, दूसरों को सिखाते सिखाते सिखाई है। तो ये है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, एक्टिंग सीखी जरूर जा सकती है। जैसे बॉर्न भी कि होते पैशन हैं। होना चाहिए। जी। क्या पैशन तो किसी भी काम करने के लिए होना चाहिए, पैशन तो होना ही, जी। नहीं तो आप उसका मजा नहीं ले पाएंगे किसी भी काम का। अगर आप मतलब कपड़ा भी धो रहे हैं, अगर आपको पैशन नहीं है तो आप अच्छा कपड़ा नहीं धोगे, आप ऐसे ही धो धा के ऐसे ही निचोड़ के बेमन से टांग दोगे, वो गंदा ही रह जाएगा। तो कुछ जी। भी कीजिए उसमें पैशन होना बहुत जरूरी है, ये अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा करने की जो लगन है, जो पैशन है, वो तो होनी ही चाहिए। सर जैसे कि आपने जब थिएटर से शुरुआत की, तो आप ऐसा कोई इंसिडेंट अपना शेयर करना चाहेंगे कि बहुत बार ऐसे होता है थिएटर में हम स्टेज पर पहुंच के कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो हम लोग ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता, या तो कभी हम भूल जाते हैं डायलॉग या कुछ समथिंग, ऐसा कोई इंसिडेंट है आपकी लाइफ का? बहुत सारे हैं, मतलब आप क्या है कि इंसान ही है कोई। क्या फिल्म में तो ये होता है कि, या सीरियल में कट हो जाता है कि अगर आप भूले तो वहीं कट हो गया और आपने फिर से वहां से रिज्यूम किया तो लेकिन स्टेज पे अगर आपने कुछ गड़बड़ हुई तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो जो जिस एक्टर का प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वो उस मुश्किल मोमेंट को जो है वो अपना पॉइंट ऑफ विक्ट्री बना लेता है, उसको यूज कर लेता है। कि ओके। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो इतने अच्छे से कुछ इम्प्रोवाइज कर सकता है, अगर उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए कि कुछ एक नया, वो जो मजा आता है, वो जो आपकी रिहर्सल की हुई एक कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस होती है, उससे ज्यादा मजा आता है जब आप किसी चीज को संभालते हैं और ऑडियंस को पता नहीं चलती है। जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट बताता हूँ, मुझे याद आ गया। जी। मैं एक प्ले कर रहा था और उसमें एक उस जमाने के टेप रिकॉर्डर छोटे छोटे आया करते थे, हाँ उनमें जी, हाँ बटन जी। होते जी। थे और वो कैसेट्स होते थे। मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, 80 में प्ले कर रहा था। हम्म। तो उसमें एक लड़का था, उसको उस टेप रिकॉर्डर का बटन दबाना था और ओके। फिर वो नाचता है उसके साथ में। तो हुआ ये कि ओपनिंग शो ही था और उस लड़के ने वो बटन दबाया और पता नहीं क्या हुआ, कुछ गड़बड़ थी कि वो बटन टूट के उछल के वो स्टेज के ऊपर गिरा करके। तो अच्छा, उसमें
म्यूजिक उस रिकॉर्डर से तो आना नहीं था, म्यूजिक तो आना था म्यूजिक रूम से। जो लड़का बटन दबाएगा और म्यूजिक रूम में जो आदमी बैठा है वहां से म्यूजिक बजाना शुरू कर देगा। तो उस लड़के ने बटन दबाया और उधर से म्यूजिक चलना शुरू किया, म्यूजिक मैन ने बजाना शुरू कर दिया और ये बटन उछल के नीचे गिरा जा करके। तो वो लड़का हक्का बक्का कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मतलब उसने, वो भी होशियार था लेकिन थोड़ा सख्ते में आ गया। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब मैं देख रहा था तमाशा पूरा। तो मैंने कहा नाचो नाचो साले। अब नाचना क्यों बंद कर दिया, बटन ही तो टूटा है। हाँ, म्यूजिक तो नाचो, बज नाचते हो। वो थोड़ा पैंजी टाइप का लड़का था, उसकी सब मजाक उड़ाया करते थे। तो मैं उसी टोन में लेके चला गया। तो आप यकीन मानिए कि लोगों को इतना मजा आया, उसमें बड़ी तालियां वालियां बजी। जब शो खत्म हो गया तो हमारे ही एक ग्रुप के थे पुराने, वो बैठे हुए थे देख रहे थे। बाद में मुझे मिले, बोले यार अखिल तुमने वो मोमेंट कैसे क्रिएट किया। मैंने कहा क्या मोमेंट। ये कि ये टेप रिकॉर्डर उसने दबाया और वो बटन उछला कैसे, तुमने ऐसे कैसे मैनेज कर लिया यार। मैंने कहा यार अब इनकी अकल का मैं क्या करूं, वो तो टूट ही गया था। तो मैंने कहा नहीं, वो मैंने उसकी स्प्रिंग लगाई थी कि वो निकलेगा और गिरेगा। और मैं, तो लोगों को पता ही नहीं चला कि वो टूट गया है, एक्चुअली टूट गया है। उनको लगा कि ये वाकई में जो है क्रिएट किया गया। उछल गया। तो यू हैव टू यूज दैट मोमेंट, करेक्ट। यू हैव टू यूज दैट। जो कैलामिटी को जो है, आप जिसको आजकल कहते हैं ना मोदी जी के बारे में, आपदा में अवसर ढूंढ लेना। कोरोना आया भी तो उन्होंने इतने अच्छे से सब वैक्सीन बना लिया और जाने क्या क्या आत्मनिर्भर भारत कर लिया। इस तरीके से आपको स्टेज पे अलर्ट रहना पड़ता है कि अगर कोई गलती हो जाए तो आप कैसे उसको संभाल लें। एक बार तो और भी बड़ी कमाल की चीज हुई थी जी। सेट लगा हुआ था टाटा थिएटर का, मुझे याद है। और उसमें एक किचन से आना था और किचन के आगे पर्दा ही लगाया हुआ था, डोर नहीं था। तो वो जो हीरोइन थी हमारी, वो चाय का ट्रे लेके आती हैं। तो वो अंदर आती है और ट्रे ला करके रखती। अब उनको इतनी तो समझ नहीं आई, उसको कहते हैं जब प्रेजेंस ऑफ माइंड आदमी का जब काम नहीं करता। तो वो पर्दे को खींचते हुए चली आई। मैंने कहा हो गया कमाल। पर्दा उन्होंने लिया खींच। अब वो पर्दा जो लिया खींच तो वो तो सेट है, वो कोई दीवारें तो है नहीं कि आपकी जड़ी हुई है कि गिरे। हुआ ये कि वो जो पर्दा खींचा तो उसके साथ साथ पूरा सेट जो था, उस सेट की जो दीवारें थी उन्होंने धीरे 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 नीचे आना शुरू किया। मैंने कहा हो गया हमारी, अब तो ये गिरा नीचे। अब मैं खड़ा होकर के उसको देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ कि मैंने सोचा कि अब करूँ तो क्या करूँ। मैं अब कुछ कर तो सकता नहीं, मैं कोई मतलब बजरंग बली तो हूँ नहीं कि ऑडियंस को ये दिखा दूं कि मैं दौड़ के जाके दीवार को सीधा कर दूं और दिखा दूं कि देखो मैंने दीवार बचा ली। मैंने कहा ये तो और बड़ी मूर्खता हो जाएगी। अब गिरे सुतरा तो गिरेगा तो मैं लोगों से, मैं यही सोच रहा था रोकूंगा, लोगों से सॉरी बोलूंगा, स्टेज ठीक कराऊंगा और ये फिर से रिज्यूम करूंगा, जो कि करना पड़ता है कई बार। लेकिन तब तक मैंने एक सुरसुरी सुनी ऑडियंस में, और मेरे 4-5 लड़के ऑडियंस बैठे हुए थे। मुझे लगा कि ये लड़के कुछ आपस में कुछ हुआ और वो मैंने देखा कि वो भगे, वो वहां से वो 4-5 लड़के और यूं पीछे बैक स्टेज में गए 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 गए। तो मैंने उधर से देखा और मैं बिल्कुल खड़ा हुआ सोचे जा रहा हूँ। ये सब 2-3 मिनट के अंदर हुआ एक था। वो पीछे आए, मैंने उनको एंटर करते हुए देखा। उन्होंने सेट की रस्सी पकड़ी और उसको पकड़ के खींच लिया। और फिर मैंने देखा कि वो सेट की रस्सी पकड़ के खड़े हुए
लेके केवल 20 हुए थे। ओके। मैंने वहीं से प्ले रिज्यूम कर दिया। अच्छा। मैंने वहीं से रिज्यूम कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वही नहीं। वो सेट नीचे आ रहा था, ऐसे आते 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 वो यूं यूं करके यूं पीछे चला गया और फिर ऐसे ही। और वो खड़े रहे 20 मिनट तक। मैंने रिज्यूम किया, उसके बाद 20 मिनट के बाद में प्ले एंड हुआ और मैं लोगों से बोलने ही जा रहा था कि सॉरी, ये सेट की मिसहैप हो गई थी मैं इसके पहले कि कुछ बोलता मुझे और उन लड़कों को जिन्होंने सेट बचाया था स्टैंडिंग ओवेशन दिया था ऑडियंस ने। वाओ। तो जो आप बता रही हैं कि स्टेज के ऊपर इस तरह की मिसहैप्स होती हैं, तो वो ऐसे ही अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप मैनेज कर ले जाते हैं। मैनेज कर लेना, एक्चुअली इम्प्रोवाइजेशन वहीं पे मैनेज करते करते हैं, बल्कि वो आपका क्रिएटिविटी का बेस्ट मोमेंट होता है कि हाउ यू मेक द ऑडियंस फील दैट दिस वाज द पार्ट ऑफ द थिंग, इट वाज नॉट। ये तो खैर मिसहैप ही था, लेकिन जब मिसहैप आप मालूम नहीं पड़ने देते हैं ऑडियंस को। लाइफ भी जैसे ऐसे ही होती है कि कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आती रहती है और हम लोग उनको ऐसे संभाल लें कि किसी को पता ही ना चले, वैसा ही अपनी स्माइल से। जी, क्योंकि वही ना, लाइफ में और जिंदगी में, लाइफ में और एक्टिंग में फर्क बस इतना है, लाइफ में हमें अगला मोमेंट मालूम नहीं होता है। जी। एक्टिंग में हमको सब कुछ मालूम होता है कि ये होने वाला है। जी। करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा लाइफ में। वी हैव टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ लाइफ इन एक्टिंग। इल्यूजन, नॉट रियलिटी। मर्डर करना है तो मर्डर ही कर दोगे क्या? नहीं, यू हैव टू क्रिएट द इल्यूजन दैट यू हैव डन इट। लेकिन लाइफ में मालूम नहीं पड़ता है नेक्स्ट मोमेंट, और आपको एक्टिंग में मालूम पड़ता है कि हमको क्या करना है। लेकिन लाइफ में इस तरह की चीजें होती हैं तो आप उनको संभालते हो और लोगों को पता नहीं चलने देते हो कि ऐसा हो गया। स्टेज पे जब मिसहैप होता है तब आपको वैसा करना पड़ता है कि किसी को नहीं मालूम पड़े। बस इतना थिन लाइन का फर्क है एक्टिंग में और लाइफ में। सर, सुजैन मैम जब हमारे पास इसी शो पर आई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने भी आपके साथ थिएटर्स किए हुए हैं और उन्होंने अपने बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट्स शेयर किए थे अबाउट हिंदी स्पीकिंग एंड ऑल, किस तरह से आप उनको सिखाते थे। तो उस बारे में हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कुछ। नहीं, थिएटर तो हमने उनके साथ जो किया था वो तो प्ले इंग्लिश था, तो उसमें कुछ हिंदी सिखाने का नहीं था। लेकिन उनका जब सीरियल्स में काम करती थी तो मैं उनकी मदद कर दिया करता था। लेकिन मदद आप उसी की कर सकते हैं जो उस लायक हो। वही एक्टिंग आप सिखा नहीं सकते हैं, एक्टिंग सीखी जा सकती है। तो वही मैं उनको बताता था, जो टिप्स देता था वो बड़े अच्छे से उसको जो है वो रिसीव कर लेती थी, इतना फास्ट जो शायद मुझे कोई सिखाए तो मैं भाग खड़ा होता हूँ। कि दूसरी लैंग्वेज में अगर कोई कहे कि तुम कर लो तो मैं कहता हूँ मुझे आप माफ करो, मैं हिंदी बोल लूँ उतना ही काफी है, आप दूसरी भाषा की। लेकिन ये तो मतलब जर्मन इनकी मदर टंग है, फिर इंग्लिश इतने अच्छे से बोलते हैं कि किसी को समझ में नहीं आया कि ये इंग्लिश नहीं है। और उसके बाद फिर हिंदी में करना। लेकिन हिंदी में जो साउंड्स हैं वो आप वेस्टर्न लैंग्वेजेस में इतनी सारी नहीं मिलेंगी जितनी हिंदी में आप मतलब हिंदुस्तानी में मिलती हैं। जैसे आपको ड़ नहीं मिलेगा, ड़ नहीं मिलेगा, झ नहीं मिलेगा। बहुत सारी साउंड्स हैं जो जो आपको वेस्ट में नहीं मिलती। तो वो सब मुझे उसके लिए मुझे तो मैंने इनके लिए एक अलग से पूरी जो डायलॉग्स होते थे वो रोमन में लिखता था मैं। अब जो है अगर आपको समझ लिखना है तो SAMAJH होगा। अब समाज अगर है तो वो भी SAMAJ ही लोग लिखते हैं।
तो इसमें फिर कंफ्यूजन है इनको ना, तो समझ भी, अगर SMAJH लिखा हुआ है तो समाज भी अगर से MAJ लिख दोगे तो समझ ही हो जाएगा। तो फिर जी मुझे क्या करना पड़ता था, SAMAAJ लिखता था, समाज, तो मतलब मालूम पड़ जाए। और SAM के बीच में भी सैम जैसा हो जाएगा, तो मुझे फिर SAM में से A लिख करके A को मैं स्ट्राइक आउट कर देता था। ये ओके। जोड़ तो रहा है, लेकिन आप इसको पनिश मत कीजिए, समाज मत कर दीजिए, समाज। तो इस तरीके की मैं, अब जैसे पढ़ो, PADHO लिख सकते हो आप, तो वो कैसे हो जाएगा, अगर आप पढ़ो हो जाएगा ना, अगर आप वेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो PADHO ही हो जाएगा ना, पढ़ो हो जाएगा। तो मैं D के नीचे एक बिंदी लगाता था, तो फिर बताता था ये अड़ा है, अड़ा है, अड़ा। अब अड़ा बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल हो दा जाता तो है इंग्लिश में, डी है कि आपके तालु पे ये टंग लगती है, जी जी, और यहाँ से साउंड आती है साउंड ड। निकल। लेकिन ड़ में क्या होता है, ये जबान है ऊपर तालु पे स्ट्राइक मारती है, आप देखिए, बोल के देखिए, ड़, टंग ऐसे ही है, आपकी टंग है ऊपर, ड़ ऐसे ऐसे स्ट्राइक मारेगी, तब ड़ निकलेगा। तो ये मैं थोड़ा बताता कि ये टंग का स्ट्राइक कीजिए, ड़ कीजिए। तो ये थोड़ा सा इस तरीके की मदद। बहुत अच्छा वे है एक्चुअली में, ये आपने सही कहा कि बहुत बार हम लोग रोमन में लिखने के बाद भी उसको रॉन्ग पढ़ते हैं बहुत जने, मतलब ये आइडिया बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको रोमन मतलब सब एक जैसा हो गया ना, वो तो उर्दू जैसा होता है। उर्दू में जैसे मैंने सुना है कि मात्राएं नहीं होती हैं, मात्राएं नहीं होती हैं, तो आपको अगर शब्द नहीं मालूम है तो आप गलत भी पढ़ सकते हो। गलत पढ़ लेंगे। जैसे एक भाषा हुआ करती थी मुड़िया। मुड़िया आपने सुना नहीं होगा, पुराने जमाने में जो बही खाते हुआ करते थे तो मुंशी जी आया करते थे, मुनीम जी दुकानों में बैठ, जैसे आजकल के अकाउंटेंट्स होते हैं, तो वो, हाँ, तो वहाँ मुनीम जी आया करते थे। उनकी लैंग्वेज जो होती थी वो मुड़िया होती थी। अब मुड़िया जो होती थी उसमें उसमें वो नहीं होता था, मात्राएं नहीं होती थी, तो जिसको मुड़िया के केवल लेटर्स आते थे तो वो सब गलत सलत ही पढ़ ले। वो इनकम टैक्स वालों को बेवकूफ बनाने के लिए वो भाषा बड़ी काम आती थी। उनको समझ में तो आता नहीं, क्योंकि उसमें लिखाई पता नहीं क्या आया है, स्पेलिंग तो पता नहीं चल रही है, लिखा हुआ है। तो उसका एक बड़ा अच्छा जोक था, अच्छा, कि लाला जी के घर पे तार आया और सब लोग छाती कूट कूट के रोने लगे, छाती कूट कूट के रोने। लाला जी कहीं गए थे जयपुर। अच्छा, तो लाला जी जयपुर गए थे, वहां से जयपुर से टेलीग्राम आ गया, तो घर में टेलीग्राम आ गया। अब मुड़िया में लिख के, हालांकि मुड़िया में नहीं आता है, जोक है। तो उसमें लाला जी आज मर गए, तो सब लोग छाती पीट पीट के रोने लगे घर में, क्या आया है, लाला जी मर गए, लाला जी मर गए। तो जब मुनीम जी आए तो बोले, काहे छाती कूट रही हो? अरे ये लाला जी मर नहीं गए, लाला जी आज मर गए, लाला जी अजमेर गए। अजमेर गए। तो ये कुछ भाषाएं ऐसी होती है कि इनका अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम है, जैसे इंग्लिश के साथ में भी यही समस्या है कि अगर आपको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है तो आप साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, पी जोड़ दोगे उसमें, साइकोलॉजी हो जाएगा। जैसे, हाँ, अब बहुत सारे लोग बेचारे जेस्चर को गेस्चर ही बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए जी का माने गा ही होता है। सही होता है, सही। हाँ, तो जो बहुत सारों को सुनता हूँ मैं, जेस्चर गेस्चर, मैं महाराज गेस्चर नहीं हो, जैसे यार लिखा तो दी है, तो ये है वैज्ञानिक भाषा, तो क्या करें। तो ये कुछ भाषाएं ऐसी है कि जिसमें अगर आपको नहीं मालूम है अगर शब्द का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो आप गलत ही करोगे। तो इसलिए मैं, रोमन का भी वही हाल,
तो इसलिए रोमन को भी मैं उसी तरह से देवनागरी की खासियत ये है कि आप जैसा लिखते हैं वैसा ही प्रोनाउंस करते हैं। कर सकते हैं जी। ये एक सबसे बड़ी खास बात है देवनागरी की। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि रोमन में जब भी लिखूं तो उसको देवनागरी की तरह से बना के जितना हो सके उतना। जी सही बात है। आपने इवन जो अभी लेटेस्ट आपका आप रिक्शा वाले का रोल किया था उसमें भी बहुत ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी, मैंने देखी। एंड इट इज रिटन बाय यू ओनली। तो मतलब ये जो आपका सफर है, जिस तरह से आपने अभी हमें डिटेल में बताया, तो उससे पता चल रहा है कि एक्सपीरियंस स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो ऐसा कोई रोल है आपको लगता है कि ये रोल करने में बड़ा मजा आया था? मतलब काफी रोल हम करते हैं लेकिन फिर भी एक दिल के ख्वाहिश वाला रोल होता है। नहीं, मुझे तो जितने भी रोल मैंने किए हैं मैंने इतना दिल लगा के किए हैं सारे। मतलब नॉर्मल रोल्स में मुझे मजा नहीं आता है। जैसे हीरो को देखता था मैं बचपन में तो मुझे मजा नहीं आता था, ये तो कुछ है ही नहीं, फ्लैट है, कुछ होना चाहिए उसमें। जैसे एकदम एक अच्छा सीधा साधा आदमी है, उसमें क्या आप परफॉर्म करोगे? शेड्स अगर, क्योंकि हम लोग जिंदगी में चाहे कितने भी एक शेड के दिखने की कोशिश करें लेकिन हमारा एक शेड होता नहीं, हमारे बहुत शेड होते हैं। किसी ने हमारे गुस्से का शेड नहीं देखा है, किसी ने हमारे मजाकिया शेड को नहीं देखा, सब कुछ सीरियस ही था। तो हमारी बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो अगर वो फ्लैट रोल होता है तो फिर उसमें फिर वो मजा नहीं आता है। तो आप लाइनें बोलिए और चले आइए। तो जिस रोल में शेड्स होते हैं तो वो करने में ज्यादा मजा आएगा। वो रिक्शे वाले में भी शेड से कि वो डांट भी रहा है, इसलिए डांट रहा है कि इसलिए नहीं कि वो मतलब वो बच्चा देख रहा है ना, तो अपने से कम उम्र का देख रहा, थोड़ी सीख भी दे देता है थोड़े से। तो वो मुझे मजा आया करके। मतलब जिस कैरेक्टर में कलर्स हो, जैसे सुजाने का ये जो था, ये हेलेना का रोल था अशोका में, उसमें कितने शेड्स थे। एक मदर का था जो अपने बेटे को इतना प्यार करती है, फिर वो अपने उस बेटे को जिससे कि वो बहुत नफरत करती है, वो मार देना चाहती, लेकिन जब उससे वो मिलती है और बातचीत करती तो ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, ये तो इससे बहुत प्यार करती है। हाँ, तो कितना बड़ा शेड है कि आप किसी से नफरत करते हैं लेकिन आप दिखा ऐसे रहे हैं जैसे आप उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। आप देखिए ना कि आपको परफॉर्म करने में कितना बड़ा स्कोप है वहां पे। और जिस बेटे को आप करते हैं तो स्ट्रेट है ही है। तो एक तरफ ये शेड है, दूसरी तरफ विलेन का शेड है, तीसरी तरफ ऑडियंस को ये भी आपको ने फील कराया है। उस कैरेक्टर की एक कमाल की बात थी और इनकी परफॉर्मेंस की ये बात थी कि बहुत सारे लोग उस कैरेक्टर से सिंपैथाइज भी करते थे, इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये होते हुए भी कि वो वैम्प का रोल था, उसके बावजूद जो है वो एक सिंपैथी थी, नहीं इस उसके साथ में, इस कैरेक्टर के साथ में ज्यादती हुई है इसलिए इस तरह की ऐसी होगी। तो इस तरह के कैरेक्टर्स करने में अच्छा लगता है। ये सही कहा। और इसमें हम लोग अपने इमोशंस हर तरह के दिखा पाते हैं, तो अपनी खूबी दिखती है साथ। क्योंकि देखिए ना, हम लोगों का जो कैरेक्टर होता है, अगर हम ध्यान दें जितने इमोशंस होते हैं, लव है, फियर है, ब्रेवरी है, आपका आपका जो एंगर है, आपका जो ईर्ष्या है, जेलसी है, कितने सारे हमारे इमोशंस होते हैं, कितने सारे इमोशंस होते हैं। एक कैरेक्टर कैसे, एक हमारा कैरेक्टर कैसे बनता है, कितना कंटेंट है हमारे अंदर, कितना परसेंटेज है लव का, कितना जेलिसी का, कितना एंगर का, कितना करुणा का, कंपैशन का। तो मतलब परसेंटेज जैसा जैसा होगा वैसा वैसा हमारा कैरेक्टर होता है।
हर वक्त तो आप गुस्से में नहीं रहते हैं ना, ये कैरेक्टर हमेशा गुस्से में ही रहता नहीं, एक पर्टिकुलर चीज होगी, कितना गुस्सा करता है कोई आदमी, एक इतनी सी बात पे इतना सा गुस्सा कर जाता है, कोई आदमी उसी सिचुएशन में इतना सा गुस्सा करता है, कोई इंसान इतनी सी बात होती इतना सा लव बांट देता है, कोई आदमी इतना सा वो होता है, इतना सा भी लव नहीं दिखा पाता। तो ये परसेंटेज ऑफ इमोशंस जो हमारे अंदर हैं, उससे हमारा एक कैरेक्टर, एक व्यक्तित्व बनता है। वो आपको देखना पड़ता है अपनी स्क्रिप्ट में कि हमारे कैरेक्टर का ये इमोशन का कोटेंट क्या है, परसेंटेज क्या है इमोशंस का, कितना इसके अंदर कंपैशन है, कितना हेट्रेड है, कितना जेलसी है, कितना एंगर है, कितना लव है, कितना कंपैशन है, उसको एडजस्ट करके आप करते हैं, और किस सीन में किस चीज को कैसे कितना यूज करना होता है। दिस इज हाउ अवर इन एक्चुअल लाइफ कैरेक्टर्स ही होते हैं। क्या आपको कब दिखता है ये नहीं मालूम, किस मोमेंट पे आपको क्या दिखे। हम ये नहीं है जो इस वक्त सामने सामने बैठे हुए हैं, ये तो हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आके किसी ने कुछ कर दिया तो हम कितनी जोर से रिएक्ट करेंगे और आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपके दो के कैरेक्टर में जो फर्क है उसको दर्शाता है। इसलिए दो इंसान कभी भी एक जैसे होते नहीं। एक्चुअली ये बहुत अच्छी आपने बात की कि भगवान ने भी, जैसे होता ना, भगवान ने हमें बना तो दिया लेकिन हमें जो दिमाग दिया उससे हमने ऊपर नीचे कर दिया सब। नहीं, हमने नहीं किया, वो जो आपके अंदर है, या सर्कमस्टेंसेस ने आपको ऐसा बना दिया है, कि आपकी हेरिडिटी में है, कि आपके जीन्स में बहुत सारी चीजों से मिलके एक इंसान या कोई भी जानवर में भी आप देख लीजिए, कोई गाय होती बहुत सीधी होती, कोई गाय बात बात मारने दौड़ेगी, तो हर एक का नेचर ऐसा बना क्यों है, शायद जीन्स में कुछ आया होगा या उसके सर्कमस्टेंसेस होंगे, वो डिपेंड करता है। तो हम क्या और कैसे बने हैं वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लाइफ में भी और कैरेक्टर हम निभाते कहते हैं, वो सारी चीजें हमको स्क्रिप्ट में देखनी पड़ती है कि ये कैरेक्टर ऐसा ऐसा क्यों है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी एक्चुअली मैं आपसे कि जैसे आपके तो बहुत सारे रोल्स बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन जो एक यादगार रोल जो सब ऑडियंस के दिमाग पे छप चुका है वो है 3 इडियट्स का। तो वो जी, जो जी। तो आप उस फिल्म का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कोई ऐसा मोमेंट? वो फिल्म में मैं क्या शेयर करूं, वो तो सीन ही ऐसा है ना कि अब मैं शेयर क्या करूं, वो तो मैं खुद ही देखता हूँ, वो तो कमाल का लिखा हुआ सीन है। वो तो फिल्म भी बड़ी कमाल है, वैसे पूरी फिल्म गजब है, और उसमें सोने पे सुहागा वो सीन बड़ा जबरदस्त है। जो वो सीन लिखा है, वो सीन जो लिखा गया है उसको कोई भी करता तो वो बहुत वैसा ही रहता। मतलब मैंने उसमें कुछ जो है जादू नहीं किया है, वो सारा जादू जो है उस सीन का है। सर बोल रहे हैं, शब्द मेरे हैं, वो बोल के फंस गए कि ये कौन से शब्द लिख दिए। तो सारा कमाल जो है वो सीन हीरो है उस मोमेंट का। तो लेकिन वो जो एक बोलते हैं ना, जो एक्टर वाला टच डलता है उसमें, जब कॉमेडी भी होती है तो हमारा एक्सप्रेशन और एक जो कॉन्फिडेंस, वो तो सर आपने ही बहुत अच्छा किया। हाँ, वो हो गया। अब उसके लिए मैं धन्यवाद ही बोल सकता हूँ अगर लोगों ने लाइक किया है मुझे। सर हमने सुजैन मैम से जब पूछा था कि उनकी फेवरेट एक्टर कौन है, तो उन्होंने आपका नाम लिया था। तो मेरी भी फेवरेट एक्ट्रेस वही हैं, जो उनके साथ जो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस है काम करने का, स्क्रिप्ट पे काम करने का, उनको हेल्प करने का, या उनके साथ बैक स्टेज में काम करने का, वो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है जो कि जल्दी मिलता नहीं किसी एक्टर्स के साथ। कम लोगों के साथ ऐसे रेपोर हो पाता है। वही उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे फेवरेट एक्टर अखिल मिश्रा जी हैं।
सर इंडस्ट्री में कोई ऐसे एक्टर जो आपको पसंद है, जिनको होता ना एक हमें अच्छा लगता है कि हाँ इनका काम बहुत बढ़िया है, वैसा कोई? नहीं, मेरे फेवरेट एक्टर्स नहीं है, मेरी फेवरेट परफॉर्मेंसेस हैं। जी। ओके। हाँ, कुछ एक्टर्स हैं जिनको मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सेफ एक्टर्स हैं कि इनको तो मैं देख सकता हूँ, मतलब उनका कुछ भी देख लूंगा मैं, मतलब हाँ, टीवी चला ही लूंगा या टिकट भी खरीद लेता था कि ये सेफ एक्टर्स हैं, अच्छा ही है। चाहे यहाँ जाकर के मुझे डिसअपॉइंट ना होना पड़े। हम्म, लेकिन मैं परफॉर्मेंसेस को प्रेफर करता हूँ बजाय एक्टर्स। लोगों हम्म, के फेवरेट एक्टर्स होते हैं, मेरी फेवरेट परफॉर्मेंसेस कि हाँ ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया, ये वाला अच्छा किया। सब चीज कोई, हर कोई नहीं अच्छी, नहीं कर सकते। चाहे कितना भी अच्छा हो, हम्म, चाहे कितना भी अच्छा हो, हर 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 परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं होती, उसकी अलग अलग वजह भी होती होंगी कि शायद कभी रोल इतना पावरफुल नहीं होता होगा, कभी फिल्म इतनी अच्छी नहीं होती होगी, तो एक्टर एक्चुअली बेचारा उतना ही कर सकता है जितना उसको हाथ में मिले। तो मैं होता है। एक्टर को क्या बोलूं कि मेरा फेवरेट एक्टर है। सेफ एक्टर मैं इसलिए कहता हूँ कि ये गलत चीज को जल्दी चुनेगा नहीं, ये गलती नहीं करेगा ये एक्टर। राइट। गलत, जैसे आमिर खान है, वो स्क्रिप्ट, मुझे भले उनकी परफॉर्मेंस कभी न भी पसंद आए, मैं अजीब सी बात बोल रहा हूँ, लेकिन वो सेफ एक्टर इसलिए बोलता हूँ कि वो स्क्रिप्ट बहुत, उनकी जो चुनाव की हुई स्क्रिप्ट होती है वो बड़ी कमाल की होती है, तो उसमें राइट। परफॉर्मेंस खराब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 99% तो उनके साथ ऐसा हुआ है। सही कहा। परफॉर्मेंसेज में संजीव कुमार के कई परफॉर्मेंसेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब अमिताभ बच्चन साहब की तो बहुत ही परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं, और मुझे तो ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेज उनकी पसंद है जो लोगों को याद भी नहीं होंगे और लोग कहेंगे अरे यार तुमको ये काहे के लिए पसंद आ गई। जैसे अगर अच्छा, आपने रेशमा और शेरा देखी हो, रेशमा और शेरा बहुत देखी पहले है आपने? देखी, बहुत पहले हाँ तो देखी आप होगी, पता उसमें, है बस कि- हाँ तो उसमें उनको गूंगे का रोल दिया है, उनकी आवाज के लोग दीवाने हैं, उसमें गूंगे का रोल मिला था। आप उस परफॉर्मेंस को देख लीजिए, पूरी फिल्म में कोई दिखाई नहीं देता सिवाय उस वक्त तो बेचारे दुबले पतले से अजीब से हुआ करते थे, लेकिन आप हम्म, देखिए क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी उनकी। या अच्छा। अभी गुलाबों से बाबू आई थी अभी, हाँ, वो देखी थी। तो वो परफॉर्मेंस तो मतलब मैं तो सर, मतलब ये कमाल का परफॉर्मेंस है, क्योंकि मैं लखनऊ का, कानपुर का हूँ, तो मैं जानता हूँ कि उस तरफ के लोग कैसे होते हैं, और उन्होंने वो जो किया है उस कुबड़े का, और वो 88 साल के आदमी का, वो तो मतलब गजब किया हुआ है, एक्चुअली हालांकि लोगों को। पूरी पिक्चर ही उन्होंने संभाली है उसमें। हाँ नहीं, वो डायलॉग्स भी बड़े अच्छे लिखे हुए, बड़ा मुझे तो पूरा अच्छा, थोड़ा सा एक बीच का पोर्शन बोझिल है, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं उस लैंग्वेज को जानता हूँ, उस कल्चर को जानता हूँ, तो मुझे तो बहुत बहुत अच्छी लगी थी वो पूरी। जिसमें उसमें वो एक सीन था, अमिताभ बच्चन और खुराना, क्या नाम उस एक्टर का, क्या नाम, हाँ, वो हाँ, पुराना। हैं? जी, हाँ हाँ पुराना ही ना। खुराना। कोई अचानक याद नहीं आ हम्म, रहा है। तो वो कुछ कहता है तो अमिताभ बच्चन पूछते हैं उससे, ये तुम पूछ रहे हो कि ये बता। बता रहे हो? हाँ। तो कहता है नहीं, कह रहे हैं। ये तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? नहीं, हम तो कह रहे हैं। अब ये बात जो है, ये सुन के मैं गिर पड़ा था। पूछ रहे हो कि बता रहे हो, नहीं कह रहे हैं, इसमें बहुत कमाल का फन है इसके अंदर। ये जो लखनऊ का नहीं है उसको जल्दी ये पहुंचेगा नहीं। तो उसमें बहुत महीन महीन बातें थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मुझे कानपुर याद आ गया, मैं क्योंकि कानपुर का हूँ। वो तो थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। इवन अमिताभ बच्चन जी तो वैसे भी एक, बोलते हैं ना कि एक लेजेंड एक्टर है। हम्म, जी सर हाँ, मैं लेजेंड आपसे है। जरूर पूछूंगी, एज एन आर्ट टीचर आप एक टिप क्या देना चाहेंगे, जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको आर्ट टिप क्या देना चाहेंगे?
टिप्स किसी वो सारी टिप्स सारे बड़े लोग सब दे चुके हैं। वही कड़ी मेहनत, पक्की लगन, वो डोंट लूज योर हार्ट। बस ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये एक्टिंग की जो ये लाइन है, ये फिल्म लाइन है, चाहे किसी भी आप फिल्म के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप कैमरा में हो, चाहे आप लाइटिंग में हो, चाहे आप डायरेक्शन में हो, चाहे आप डांस में हो, आप इस पे पूरा बिल्कुल इसके ऊपर बेस करके मत चलो कि आप आओगे और आपको काम मिलने लगेगा और आपका सब बिल्कुल ठीक जाएगा। पैरेलल एक अपना कुछ करके रखिए सही ताकि बात। आपका पेट भरा रहे, क्योंकि जी। यहाँ कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा कुछ भरोसा नहीं है यहाँ। सो एक्चुअली डोंट डिपेंड ऑन दिस। वो जो कहते हैं ना कि बर्न ऑल योर ब्रिजेस एंड देन कम हियर, मुझे तो बहुत बड़ी बेवकूफी लगती है कि ऐसा मत कीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े एक्टरों ने ये किया है कि वो अपना एक साइड में कुछ करते रहे हैं जब तक कि वो स्टार नहीं हो गए, जी। वरना उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो इसलिए मेरी टिप यही है कि आप एक्टिंग का अपना सपना हाई रखिए, पैशन हाई रखिए, कोशिश जारी रखिए, करिए, लेकिन साइड में अपना कुछ रखिए ताकि आप सस्टेन कर सकें, क्योंकि अगर आप राइट। सस्टेन नहीं कर सकेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। अब जैसे आप देख लो 1.25 साल हो रहे हैं इस कोरोना का, जी जी। 1.25 साल में लोगों के कितने लोगों के रोजगार चले गए, नॉर्मल लोगों के। एक्टरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग तो ऐसी लाइन में हैं कि आप तो मास्क लगा के भी काम नहीं कर सकते हो। आप तो मास्क लगा के, आप दूसरी जगहों पे तो आप जो है मास्क लगा के जा सकते हो ना काम पे। जी जी। आप अगर ईंट भी गारा भी ढो रहे होगे तो मास्क लगा के जा सकते हो ना काम करने। आप अगर घर की पेंटिंग करने जा रहे हो तो मास्क लगा के घर आप के लगा अंदर जा। लेकिन दो एक्टर अगर आमने सामने हैं तो क्या करेंगे बेचारे, वो तो एक्सपोज्ड हैं। अगर किसी के सामने वाले को अगर कहीं भगवान न करे कि अगर हुआ तो बांटेगा सबको। सही बात तो वो है। इसलिए आपको हमेशा अपना एक साइड में अपने लिए एक कुछ करके रखना चाहिए जिससे आप अपने आप को सस्टेन कर सके, रख सके। बहुत अच्छी टिप दी है सर आपने। और ये दिस इज ट्रू के बहुत बार हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर इंडस्ट्री में आ जाते हैं, बाद में डिप्रेस हो जाते हैं और सुसाइड केसेस जो होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुसाइड के तो बहुत ज्यादा केसेस होते हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान का एक बड़ा कमाल का मामला है कि यहाँ पे जितने डिजास्टर कम होते हैं आपको बाहर का अंदाजा नहीं है। मेरे ग्रुप का ही एक था, वो इंजीनियर था, वो चला गया अमेरिका। अब वो मेरे ग्रुप में था तो एक्टिंग का तो उनके अंदर मतलब कीड़ा था ही, तो एक्टिंग तो करना ही चाहते थे, लेकिन इंजीनियर हो गए थे तो साइड में उन्होंने कर लिया। वो चले गए अमेरिका, वहां जाके नौकरी की उन्होंने। उसके बाद वहां पे भी उनका वो कीड़ा जिंदा रहा, तो उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया वहां के फिल्मों में और सीरीज में। अब अच्छा। वहाँ इंडियंस मिलता तो है नहीं, जल्दी छोटे नहीं। छोटे रोल मिलते हैं। तो बोला अभी लौट आया है। अच्छा। आज लौट के आए, करीब 8-9 साल हो गए। बोले अखिल जी आप यकीन नहीं करेंगे, हर तीसरे चौथे महीने एक सुसाइड केस होता है एलए में, ओके। फिल्म इंडस्ट्री में। ये अच्छा। इतने डिप्रेशन में जाते हैं लोग, एक्टरों को काम नहीं मिलता वहाँ। तो ये बहुत ठीक है लाइक। जी हाँ, वो तो यहाँ पे इतना नहीं था। यहाँ तो लॉकडाउन में 2-4 लोगों ने कर लिया है, लेकिन वहाँ पे तो नॉर्मली करते रहते हैं। बड़ी बुरी हालत हो जाती है। आप देखिए लड़कियों की कितनी बुरी दशा हो जाती है। मतलब अपने लिए जिसके पास सस्टेन करने की पावर नहीं होती उसको बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ता है, उससे जी। मोराल और डाउन होता है। डाउन हो जाता है। तो
हाँ, तो उससे बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते, दूसरा कुछ होना चाहिए आपके पास करने के लिए। एक पेपर साइड। सर आपसे बातें करके बहुत मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी और इंस्पिरेशनल बातें की है आपने, मतलब होता ना कुछ हटके बातें हुई है आज और अच्छा भी लगा है बहुत। आई एम श्योर ऑडियंस ने भी बहुत मुझे पसंद किया। चलिए, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अमूमन जो है बड़े जनरल वही नॉर्मल से सवाल आते हैं तो उनको क्या जवाब दें। इसीलिए मैं जो है इंटरव्यू से भागता भी बहुत हूँ, कि मुझे पता है कि इंग्लिश होगी, ये होगी, इसके बाद ये आएगा, यार मैं एक ही चीज को 50 बार कैसे बोलूं। तो इसलिए मैं ज्यादातर भागता हूँ, नहीं यार मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। तो सर आपको तो क्या आप, लगा कि हमारे शो पे कैसा लगा आपको? वही कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा, आपके सवाल जो थे वो मोनोटोनस, वही घिसे पिटे सवाल नहीं थे, तो मुझे भी बोलने में, इतना मैं बोलता नहीं हूँ जल्दी जितना आपके साथ में बोल रहा हूँ, क्योंकि नई एक्चुअली नई में आप चीजें। लोगों के बारे में विकिपीडिया में ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो हमें वो नहीं सुननी है, हमें कुछ अंदर की बात जिसको हाँ, एक दिल की बात, वो बहुत अच्छा वही लगता है। ना, मुझे वही लगता है कि भाई आप क्या हमसे कुछ कुछ अलग बात हो तो फिर इंटरव्यू की कोई बात हो, वरना सारी इंफॉर्मेशन तो है ही है उसमें, हमने या क्या बता दें। सर मैं आपने कहूंगी आपका सवाल बहुत। जी जी बोलिए ना सर। आपने सवाल अच्छे किए, इसलिए मैं इतना बोल पाया, इतना बोला कि मुझे लगा कि ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन नहीं इसके सर। लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे सवाल किए, कि मैं उनका जवाब देने में मुझे अच्छा लगा। सर आई विल टेल यू अ सीक्रेट, मैं कभी भी क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करती हूँ, मतलब दिस इज जनरल, मतलब ये चीजें लोग जानना चाहते हैं। मैं नेवर आई एम हैविंग अ डायरी विथ मी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, कभी मेरे पास नहीं होती है। तो मैं सिर्फ ये माइंड में बहुत उसको प्रिपेयर करती हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तभी क्या, देखिए जब आप जो है, वो फिर क्या है, जो वो स्क्रिप्ट वाली बात है, जैसा जी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि स्क्रिप्ट आपको तो पूरी की पूरी पता है, तो उसमें मजा क्या आने वाला है। अगर आपने 15 शो किए तो आप 15 वैसे ही करते जाएंगे। सही अगर बात। बीच में अगर हैप नहीं होगा तो हम्म। फिर आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए राइट। प्रिपेयर करने का तो कोई मतलब, बातचीत में क्या प्रिपेयर करनी, लेट अस सिट एंड लेट अस टॉक, अपने थॉट राइट। शेयर करें, हमें बातचीत करनी है। हाँ। कोई परफॉर्मेंस थोड़ी देना है कि आपने सवाल याद कर लिए, मैंने जवाब भी मन में तैयार कर लिए, तो फिर वो बड़ा एक्टिंग जैसा हो जाएगा, मतलब खराब वाली एक्टिंग हो जाएगी। वी शुड बी स्पॉन्टेनियस। तो आपने स्पॉन्टेनियस सवाल किए तो स्पॉन्टेनियस जवाब भी मिलेंगे आपको। बड़ा अच्छा तरीका है आपका सवाल। फिर वो बात बात में बात बन जाती है ना, वो हाल है हमारे टॉक शो का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। सर मैं कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला और हमें बहुत ही अच्छा लगा। रियली आई एम नॉट मेकिंग इट आउट और फेकिंग इट आउट, मतलब बहुत दिल से अच्छा लगा आपसे बात करना। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी बिल्कुल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये थे मिस्टर अखिल मिश्रा जी, जिनके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातें हुई है। तो चलिए लेती हूँ मैं आपसे विदा, और जाने से पहले जरूर कहूंगी कि जैसे कि आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया है तो आप अब भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज हमारे नए चैनल वीडियो शॉर्ट एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे शो पर बातें होती है वो होती है दिल से, दे आर नेवर स्क्रिप्टेड। तो मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।